हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इसमें हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, ये जो आपके ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर है जिसको कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये क्लास। ठीक है, एक्चुअली हमारा जो अर्थ सरफेस है ना, वो 3/4 ऑफ द वाटर से क्या हुआ, कवर्ड वाटर से। किससे? वाटर वाटर से। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ जो वाटर ही है वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में है। ठीक है, और फ्रेश वाटर कहाँ से होता है भाई? देखो, सरफेस रन ऑफ से होता है। ठीक है, या ग्राउंड वाटर से। ठीक है, या ग्राउंड वाटर से जो जनरल यूज किया जाता है, मेनली जो यूज किया जाता है। इवन आपका ग्लेशियर से भी होता है। ठीक है, बट वो जब तक हमारे यहाँ पहुंचता है तब तक उसमें बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, तो यूज हो जाती है। दैट मीन्स उसमें पॉल्यूटेंट आ चुके होते हैं ना। और किसकी वजह से? क्योंकि जो रिवर्स है उसके आसपास का जो एरिया होता है, वहां पे क्या होता है, एक तरीके से इंडस्ट्री सेटअप होती है। दैट्स वाई तो ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो पिघलते पिघलते आते हैं तो उसमें भी क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर कहाँ पे चला जाता है, वो आपका ओशन के अंदर चला जाएगा या सी के अंदर चला जाता है ना। तो ये केस होता है। तो जनरली आपका जो मेन फ्रेश वाटर ऑब्टेन होता है कहाँ से होता है? सरफेस रन ऑफ से या ग्राउंड वाटर से। और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्या होता है, आपका रिन्यू होता है। आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता है ना? दैट मीन्स क्या होगा, इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन के बाद वहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये एक साइकिल पूरा चलता रहता है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और यही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योर करता है कि वाटर क्या है, रेन्यूएबल रिसोर्स। क्या है? वाटर क्या है? रेन्यूएबल रिसोर्स है। अच्छा, जब हमारे पास सरफेस रन ऑफ वाटर है ना, और प्लस ग्राउंड वाटर है हमारे पास, तो भी फिर वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का रीजन क्या आता है? देखो यार, मैंने बोला ना, 3/4 ऑफ द वाटर जो है क्या है, वो आपका ओशन के फॉर्म में, सॉल्ट वाटर के, है ना। उसको तो आप पी नहीं सकते। अब जो 1/4 बचा है उसी का तो यूज करना है। हाँ, बेशक ये रेन्यूएबल रिसोर्सेस है, ये रेन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो क्या ये इतना, मतलब लाइक, ऐसा क्या है कि हाँ भाई वाटर का टेंशन, तो भाई बारिश भी तो मैटर करेगी ना। बेसिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो रेन्यूएबल पे डिपेंड है, रेन्यूएबल है। ठीक है, रिन्यू होके आता रहता है। बट बारिश भी मैटर करेगी, है ना। आपका सीजन टू सीजन बारिश होती है। ऐसा तो नहीं कि साल भर बारिश हो रही है पूरे प्लेनेट पे, पूरे अर्थ पे, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में, क्योंकि आप इक्वेटर के पास बेशक मानते हैं इक्वेटर है, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे बारिश हो जाएगी। बट क्या आपको अदर एरिया में बारिश डेली बेसिस पर होगी? तो दैट मीन्स कि वहां पे वाटर स्कर्सिटी का केस तो आएगा ही आएगा, अगर हमने उसका है ना, जस्ट तरीके से हमने यूज नहीं किया। जस्ट तरीके से मतलब कि उसका हमने एक इक्वालिटी के साथ यूज नहीं किया, या मिसयूज नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो वो आ जाता है केस। वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इस पे हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास अवेंडेंस है, रेन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर है, बट फिर भी हमारे पास वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। ऐसा क्यों है? देखो, जनरली वाटर स्कैर्सिटी मतलब वाटर शॉर्टेज हम जो समझ पाते हैं, है ना। जहाँ पे आपका लो रेनफॉल होगा, है ना, जहाँ पे ड्राफ्ट प्रोन एरिया होगा, जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, जैसे आपका डेजर्ट ऑफ राजस्थान हो गया। वुमेन्स क्या है, वुमेन बैलेंसिंग करते हैं मटकास, अर्थन पॉट, फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। सीधी सी बात है। ये जहाँ पे बारिश कम हो रही है या ड्रॉट प्रोन एरिया है, सब यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं राजस्थान का, वहाँ पे वुमेन क्या करती है, वो मटका, ठीक है, जिसमें वो कलेक्ट करती है वाटर्स को, इवन स्टोर करती है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है पानी लाने के लिए। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, ये यहाँ पे क्या है, आपका वाटर स्कैर्सिटी है। क्या है? वाटर शॉर्टेज है। क्या है? वाटर शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि आप, आपसे पेपर में आ सकता है कि वाटर स्कैर्सिटी क्या है भैया। तो वाटर स्कैर्सिटी क्या है कि वाटर स्कैर्सिटी क्या है कि भाई, जो हमारे पास क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है। क्या हो जाता है? शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो वो वाटर स्कैर्सिटी का केस आ गया। तो नीड क्यों पड़ती है कंजर्वेशन मैनेजमेंट की? भाई बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इसेंशियल कंपोनेंट है। हमारी लाइफ के लिए क्या है? इसेंशियल कंपोनेंट है। देखो, जनरली कहा जाता है कि फूड के बिना आप 1 महीना रह सकते हो। ठीक है, पानी के बिना आप पानी के बिना आप 1 दिन रह सकते हो। ठीक है, ठीक है, पानी के बिना आप, वाटर के यानी फूड के बिना आप 1 महीने भी रह लोगे, कोई इशू नहीं है। पानी के बिना आप 1 दिन रह लोगे। ठीक है, हो सकता है 1 हफ्ता रह लोगे, वन वन वीक मान लो, है ना, 1 वीक लेकिन एयर, हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते, है ना।
तो ये केस आ जाता है, इस तरीके से काम होता है। तो आपके लिए इतना इसेंशियल है वाटर। सो अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी तो होती है, वाटर स्कैर्सिटी तो हो रही है, हर मतलब जगह जगह पे डिपेंड करता है। उसका रीजन क्या है? तो वो रीजन होता है स्पेस एंड टाइम का, मतलब वेरी करेगा। जैसे आपको सिंपल सा बात है, ये आपका ले लो, आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है ना। इक्वेटर के आसपास के एरिया में ना बारिश डेली बेसिस पर हो रहा है, तो क्या यहाँ पे शॉर्टेज होगा क्या? है? या फिर आप इंडिया की ही बात कर लो, इंडिया की ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यहाँ पे बारिश थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल इंडिया। तो क्या यहाँ पे पानी की कमी होगी क्या? नहीं। एक तो यहाँ पे सरफेस रन वाटर है, ग्राउंड वाटर, और फिर वहां पे वाटर रन हो जा रहा है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात कर ले, तो क्या वहां पे शॉर्टेज होगी ना? तो भाई होगी, बिल्कुल होगी। और टाइम का भी मैटर करता है। जैसे अभी मान लो मानसून का टाइम चल रहा होता है, उस टाइम में पूरे इंडिया में पानी की कमी नहीं होती। लेकिन अगर आप वही समर का पीक आ जाए, है ना, जैसे मई जून का महीना हो जाए, तो फिर वहां पे आपका क्या है, पानी की शॉर्टेज होगी। तो स्पेस एंड टाइम मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन पर वाटर स्कैर्सिटी देखो, कई कई ऐसे जगह पे भी होता है जहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है वाटर का। किसका? वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखो ये तो जनरल टर्म हो गए। हाँ, वाटर रिसोर्सेज की भाई क्या है, वेरी है, एंड वेरिएशन है भाई सीजनल में, एनुअल प्रेसिपिटेशन में, बट ठीक है, दैट्स वाई पानी की कमी हो जा रही है। लेकिन कई तो ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो गया है, एक्सेसिव यूज की वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो गया है, और अनइक्वल एक्सेस टू वाटर की वजह से भी क्या है, डिफरेंट सोशल ग्रुप में वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है कुछ ग्रुप्स के लिए। तो ये एक तरीके से क्या है भाई, ये भी वाटर स्कैर्सिटी में ही आएगा। किसमें आएगा? वाटर स्कैर्सिटी में ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, वेयर इज देन वाटर स्कैर्सिटी लाइक टू ऑकर? अगर हम बात करें कि वाटर स्कैर्सिटी ऑकर क्यों, क्या क्या रीजन है, तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। फ्रेश वाटर हम डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन से ले सकते हैं ना, सरफेस रनअप से, हम ग्राउंड वाटर से। बट फिर भी ऐसा क्यों है कि एक्सप्लोटेशन हो रहा है? तो इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा यहाँ पे आते हैं। हो सकता है कि कुछ एरिया जहाँ पे एम्पल वाटर, बहुत ज्यादा वाटर, फिर भी वो वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहा हो। कुछ सिटीज है जिसके एग्जांपल्स, ठीक है। ये जनरली क्या है, वाटर स्कैर्सिटी का जो सबसे, जो है ना, आउटकम है किसका? लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, और कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड, डिमांड ऑफ वाटर भी बढ़ जा रही है। अनइक्वल एक्सेस भी बढ़ जा रहा है। अनइक्वल एक्सेस मतलब भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास वहां पे अच्छा खासा सब कुछ है, ठीक है, उसको पानी तो इजीली मिल जा रहा है। लेकिन वही पुअर है या झुग्गी झोपड़ी वाला है, उसको उतना पानी इजीली एसेसिबल नहीं है ना। फ्रेश पीने वाला पानी की बात हो रही है, पानी तो एसेसिबल होगा, पीने वाला पानी, यानी फ्रेश वाटर की बात करी जा रही है, प्योर वाटर की बात करी जा रही, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो भाई बहुत सारे लोगों को क्या, डोमेस्टिक यूज के लिए भी चाहिए, इवन फूड बनाने के लिए भी चाहिए, है ना, खाना बनाने के लिए भी चाहिए, डोमेस्टिक यूज के लिए भी फ्रेश वाटर चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि गंदे पानी से आप बर्तन धोओगे, नहीं भैया, उसके लिए भी आपको फ्रेश वाटर ही चाहिए। सीधी सी बात है, हाई hence to facilitate high food grain production, water sources has been over exploited to expand irrigated area for dry season agriculture। तो सीधी सी बात आई कि वाटर तो एक डोमेस्टिक यूज के लिए चाहिए, फिर जब आप फूड खाओगे तो फूड का प्रोडक्शन भी तो मैटर करेगा, फूड का प्रोडक्शन भी फूड मैटर करेगा। और जब प्रोडक्शन की बात आएगी, तो हम क्या करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइट करने के लिए वाटर रिसोर्सेज का यूज करेंगे। दैट मीन्स बाय ग्रोइंग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, उसको फर्टिलाइजर वर्टिलाइजर देंगे, वाटर भी उसकी नीड के हिसाब से देंगे, है ना। तो ड्राई सीजन में जब हम उस किसी भी चीज को जब ग्रो करेंगे, तो उसको फिर ड्राई सीजन में उसको पानी तो चाहिए, तो हम उसको पानी देंगे, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो उसका फिर हम प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। उस प्रोडक्शन को करने के लिए क्या है, हमें ड्राई सीजन में भी ग्रो कराना पड़ेगा। तो ड्राई सीजन की ग्रो कराने की बात आएगी, फिर वहां पे आपका क्या होगा, तभी वो फुलफिल हो पाएगा। तो फिर वहां पे वाटर एक्सप्लॉइटेशन होगा, और जब वाटर एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो सीधी सी बात है, फिर वाटर स्कैर्सिटी आएगी। क्या आएगी? वाटर स्कैर्सिटी आएगी। तो ये केस होता है। तो एग्रीकल्चर, जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर, जो लार्जेस्ट कंज्यूमर होते हैं वाटर के, है ना। अब यहाँ पे देखो, इरिगेशन के लिए भी आपको फ्रेश वाटर ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको सॉल्टी वाटर आप दे दोगे, नहीं, फ्रेश वाटर है, क्योंकि वो पूरा आपके फूड कंपोनेंट में जाएगा। अगर वो प्लांट है, क्रॉप्स है, क्रॉप्स में वो सॉल्ट जाएगा, तो फिर वो हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, नुकसानदेह हो सकता है। दैट, इसका यही वजह होता है कि उसको भी क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। क्या चाहिए? फ्रेश वाटर चाहिए, है ना। सीधी सी बात है।
कि रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर टू डेवलपिंग ड्रॉप रेजिस्टेंस क्रॉप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ऐसा एक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, या आज भी आ रहे हैं ड्रॉप रेजिस्टेंस क्रॉप्स हम ग्रो करना पड़ेगा, जहाँ पे क्या होगा कि उस क्रॉप्स को कम से कम पानी की रिक्वायरमेंट हो, पानी की रिक्वायरमेंट क्या हो, कम से कम हो, है ना। ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें होती है। देखो आप ये एग्जांपल देख रहे हो, कश्मीर में पानी के लिए मटके में, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो ये पानी पानी है, लेकिन पीने वाला पानी के लिए कहाँ बंदा इस पाइप से ले रहा है। तो सीधी सी बात है, पीने वाला जो पानी है ना वो डिफर कर जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा कि इरिगेशन के हिसाब से, बहुत सारे फार्मर्स के पास अपने वेल एंड ट्यूबवेल्स है ना, जिससे कि वो इंक्रीज इरिगेशन कर पाए और अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाए। बट इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। वाटर लेवल क्या होगा, फॉल होगा। इवन वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर भी क्या होगा, अफेक्ट करेगा। एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, इसको भी अफेक्ट करेगा। सीधी सी बात है कि भाई जब वाटर लेवल गिरेगा, वाटर लेवल गिरेगा तो वाटर अवेलेबिलिटी घटेगी, वाटर अवेलेबिलिटी घटेगी तो फूड सिक्योरिटी का रीजन आ जाएगा, क्योंकि फिर पानी ही नहीं मिलेगा, तो पानी ही नहीं मिलेगा तो क्रॉप प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर क्या कर रहा है, बाद में फिर वाटर स्कैर्सिटी और फूड सिक्योरिटी का रीजन लेके आ जा रहा है ना। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इसलिए हमें एक्सेसिव यूज नहीं करना है वाटर का, और लाइक कितना कि जुडिशियस फॉर्म में यूज करना है। जुडिशियस फॉर्म में हमें वाटर का यूज करना है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि क्या है, हम वाटर को बचा सकते हैं, वाटर स्कैर्सिटी से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया की आज़ादी के बाद आप देखोगे इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ा है ना, जिसने भाई वास्ट अपॉर्चुनिटी तो बढ़ाई, बट अगर आप यही देखो कि लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो है मैनी एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की, ये क्या हो रहा है, ये सीधी सी बात है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, मतलब उसका मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं, इसका फ्रेश वाटर का, है ना। तो इंडस्ट्री जो है जब ये फ्रेश वाटर का यूज कर पाती है, क्योंकि इनको भाई तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए भी वाटर का यूज करेंगे। फिर जो रॉ मटेरियल्स को वॉश करना है, जो रॉ मटेरियल्स से प्रोडक्ट बनाने में जो मैक्सिमम यूज होता है वाटर का, उसमें भी वाटर का यूज होता है। ये भी क्या है, दिक्कत क्रिएट करता है, वाटर स्कैर्सिटी क्रिएट कर देता है। अब क्या होता है कि जैसे जनरली हम समझते हैं कि इंडस्ट्री जो है वाटर का यूज करे किसके लिए, पावर, पावर के लिए, है ना। और जब ये पावर के लिए यूज करेगी, दैट मीन्स कि यूज कहाँ से आता है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है। मतलब भाई सीधी सी बात है, किसी कंपनी को क्या चाहिए, किसी कंपनी को पावर चाहिए, और पावर भी जनरली कहीं कहीं पर कहाँ से आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से आता है। ठीक है, और जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से आएगा, है ना, तो ये क्या करेगा एक तरीके से, फिर वो वाटर की जो प्योरिटी है ना, उसको भी क्या कर देगा, लॉस कर देगा, है ना, लॉस कर देगा। तो देखो डैम जो होता है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो डैम होता है ना बहुत ही सही चीज है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो कि लिमिटेशंस भी हैं, जो कि क्या करते हैं, ये भी आपका एक प्योर वाटर का जो है उसको कमी कर देती है ना, इसका जुडिशियस फॉर्म, जुडिशियस यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रॉपर यूज नहीं हो पाता इसका। तो ये भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो आते हैं। Moreover, multiplying urban center with large and dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problems. सीधी सी बात है कि अर्बन सेंटर जितने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, है ना, और डेंस पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती है, अर्बन स्टाइल्स को लोग फॉलो करना शुरू करेंगे, सिर्फ ये वाटर और एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ये प्रॉब्लम्स को और क्रिएट करते चले जाएंगे। ठीक है, इनकी सिर्फ नीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से फिर स्कैर्सिटी भी आनी शुरू होगी। ठीक है, शॉर्टेज होना शुरू होगा, जो कि क्या होगा फिर, वहां की पब्लिक को ही दिक्कत देगा। जैसे कि अगर बात करें, मोस्ट ऑफ दिस हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस टू मीट देयर वाटर नीड्स। जनरली क्या है कि ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस होता है घरों में, ना, वाटर नीड को फुलफिल करने के लिए। अब ये क्या होता है कि जो फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज है ना, ये ओवर एक्सप्लॉइट हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉइट हो जाता है। फिर वहां पे कुछ एरियाज में आप देखोगे सिटीज के अंदर पानी का डिप्लेशन हो जाता है, यानी वहां का जो ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो क्या होता है, मान लो कि पहले अगर यहाँ तक मिल जा रहा था, तो अभी यहाँ तक भी वो पानी नहीं मिल पा रहा। दैट मीन्स पानी का लेवल क्या है, गिर चुका है, क्या है, गिर चुका है। तो यही केस आता है। थोड़ा सा हम ये जानते हैं अटल भूजल भूजल योजना। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेड हुआ था कहाँ पे, ग्राम पंचायत कितने, 8220 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत में, 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, और
80 डिस्ट्रिक्ट, 7 स्टेट के 80 डिस्ट्रिक्ट में ये क्या हुआ था, इसको लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जो सिलेक्टेड स्टेट्स है ना, वहां पर क्या आपको 37% ऑफ टोटल वाटर स्ट्रेस है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है, क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है। ठीक है, यानी सिलेक्टेड स्टेट में 37% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर क्या है, स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस है। वाटर स्ट्रेस मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल सिचुएशन है, मतलब वहां पे पानी तो है लेकिन उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखो, वाटर स्कैर्सिटी मतलब जहाँ पे पानी की क्या है, कमी हो चुकी है। ठीक है, देखिए वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि वहां पे पानी तो है लेकिन वहां पे पानी है ना, उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो उनकी यूज है वो ज्यादा है, तो वो वाटर पे स्ट्रेस दे रही है ना, एक तरीके से वाटर स्ट्रेस है। तो भाई अगर अगर कल को ये नहीं, इसको सही तरीके से बैलेंस किया गया तो फिर क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगी। तो ये चीजें होती जो की एक्सपेक्ट अटल जल यानी अटल भूजल योजना का, कि बिहेवियरल चेंज आए कम्युनिटी के अंदर, है ना, कि भाई सिर्फ हमें कंजप्शन ही नहीं करना है, हमें कंजर्व भी करना है, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट भी करना है। तो ये थोड़ा एक तरीके से अटल भूजल योजना है, इसने लोगों को अवेयर किया है, बिहेवियरल चेंजेस लाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, जैसे कुछ केस देखते हैं, कोई कंसिडर करते हैं कि वाटर का है सफिशिएंट है कुछ जगह पर, है ना, बट फिर भी वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी से लोग क्या है ना, दिक्कत में सफर कर रहे हैं। और वाटर स्कैर्सिटी का मतलब हो सकता है कि वहाँ पे बैड क्वालिटी ऑफ वाटर हो, क्या हो, बैड क्वालिटी, क्योंकि प्योर वाटर नहीं मिल रहा ना। तो वाटर स्कैर्सिटी का मतलब कि जहाँ पे पीने वाला पानी की ही कमी हो जाए, तो वो वाटर स्कैर्सिटी का केस आता है। ठीक, यानी एक सीधी सी बात है कि, और ये चीज क्या है कि जो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर का केस कैसे होता है कि हमारे पास ठीक है एम्पल वाटर पीने वाला या यूज करने वाला, बट वो या तो पॉल्यूटेड हो चुका है डोमेस्टिक रीजन की वजह से, या इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज हो गया, वो भी क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हजार्डियस हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए। जब हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू improve the quality of life and enhance ease of living of people, especially those living in rural area, by announcing the जल जीवन मिशन। अब देखो, जहाँ पे भी वाटर स्कैर्सिटी है या रूरल एरिया में जहाँ पे भी शॉर्टेज है वाटर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया कि वहाँ पे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उनकी लाइफ को ईज करेंगे। ठीक है, उसके लिए वो लेके आए जल जीवन मिशन। क्या लेके आए, जल जीवन मिशन। इसका जल जीवन मिशन का गोल क्या था, कि एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर एट अ सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब सीधी सी बात है कि जल जीवन मिशन का ये गोल है कि हर रूरल हाउस होल्ड को क्या है, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे देंगे, यानी पर पर्सन पर डे 55 लीटर पानी मिलेगा। ठीक है, जिससे कि क्या है वो उसका यूज कर पाए, फ्रेश खाने बनाने से लेकर जो फ्रेश वाटर का यूज है उसके लिए। ठीक, और टैप वाटर कनेक्शन दिया गया। ठीक है जी, आपका इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में बताया गया है ना। तो ये जल जीवन मिशन किसने स्टार्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने, किस चीज के लिए स्टार्ट किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल्स उसको इंक्रीज करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि अभी जो नाउ प्रेजेंट टाइम पे कंजर्व एंड मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्सेज का टाइम आ चुका है। सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड, और अगर जब हम इसको कंजर्व करेंगे और मैनेज करेंगे तभी हमारा क्या है, हेल्थ हजार्ड से हम अपने आप को सेफगार्ड कर पाएंगे, और इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे, लाइवलीहुड की कंटिन्यूशन को कंटिन्यू कर पाएंगे, प्रोडक्टिव एक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे, एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम, और नेचुरल डिग्रेडेशन को भी क्या है, कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। किस तरीके से, जब कंजर्व या मैनेज कर पाएंगे वाटर रिसोर्सेज को। कभी भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन मिसमैनेजमेंट होगा वाटर सोर्स का, ये क्या करेगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस लेके आ जाएगा, जो कि हमारी लाइफ को भी क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है जो वाटर सोर्सेज मैनेजमेंट जो चलाए गए, जैसे आप देखोगे आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एंशियंट टाइम पे भी हमारे पास क्या थे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स थे, स्टोन रबल से बने होते, रिजर्वायर थे, लेक थे, एम्बैंकमेंट थे, कैनाल थे फॉर इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो कंटिन्यू इसको करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्या है, एक तरीके से वाटर का हम जुडिशियस यूज कर पाए, या वाटर सोर्सेज को प्रॉपर वे में कंजर्व या मैनेज कर पाए। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंशियंट इंडिया में किस तरह का था, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में अगर बात करें, श्रृंगावेरापुरा
क्योंकि इलाहाबाद के पास है, उसके पास क्या था अपना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जो कि फ्लड वाटर जो चैनल करता था, जो रिवर में फ्लड वाटर आता था ना उसको चैनलाइज कर देता था खेतों की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम, लेक एंड इरिगेशन सिस्टम बिल्ड किए गए, ठीक है। इवन बहुत सारे एविडेंस पाए गए इरिगेशन वर्क, जैसे कलिंगा में पाया गया, नागार्जुन कोंडा में पाया गया आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटका में पाया गया, कोल्हापुर महाराष्ट्र में पाया गया। अगर 11th सेंचुरी की बात करी जाए, भोपाल लेक क्या था, आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था उस टाइम पे, कौन सा, भोपाल लेक। 14th सेंचुरी की बात की तो हौज खास यहाँ दिल्ली में बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया, श्री फोर्ट एरिया को पानी देने के लिए 14वीं सेंचुरी में, शताब्दी में हौज खास ने क्या बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो ये कुछ डैम्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। नाउ अब बात करते हैं कि डैम्स क्या है और किस तरीके से कंजर्व या मैनेज करने में हेल्प करते हैं वाटर का। डैम्स जनरली क्या है, ट्रेडिशनली बिल्ड किए जाते हैं पॉन्ड रिवर से, ठीक है, एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड। अब होता क्या है ना कि जब रिवर से पानी आता है ना, तो एक बड़ा सा डैम बना देते हैं वहां पे। वो क्या करता है, मान लो कि अभी ऊपर की तरफ बारिश नॉर्मल पानी आ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्मल फ्लो होता रहेगा। लेकिन जब वही बारिश यहाँ पे ज्यादा होगी तो इसको थोड़ा सा उतना बंद कर दिया जाएगा, उतना ही खोला जाएगा जितना नॉर्मल पानी चाहिए। अब इससे क्या होगा, इस पानी का हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा ये चीज क्या होती है कि एक्सेस वाटर नहीं जा पा रहा, क्योंकि अगर जाएगा तो फ्लड आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी कभी कभी इतनी ज्यादा एक्सेस बारिश हो जाती है कि फिर पानी छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज डैम टूट सकता है। तो जब वो डैम टूटता है तो लेकिन उस टाइम तक क्या है, पब्लिक को चांस मिल जाता है वहां से हटने का, है ना, विलेज को खाली करा दिया जाता है। तो ये एक फायदा ये होता है कि जो है, आपका पब्लिक है वो वहां से क्या सकते हैं, मूव हो चुकी होती है ना। अदरवाइज क्या होता है, ज्यादा ही वो हो जाता है, डिजास्टर आ सकता था, है ना। तो डैम्स इसलिए यूज किया जाता है, मतलब डैम्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं यूज किया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज किया था, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक के लिए यूज किया था, इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए यूज किया था, फ्लड को कंट्रोल किया जाता है, रिक्रिएशन किया जाता है, इनलैंड नेविगेशन किया जाता है, और फिश फिश ब्रीडिंग की जाती है। जनरली डैम क्या है, इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम करता है ना, इरिगेशन करता है, बताइए ये सारी चीजें। जैसे आप सतलज ब्यास रिवर्स पे देखोगे, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट चलता है ना, क्योंकि हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए और इरिगेशन दोनों के लिए यूज किया था। हीराकुड प्रोजेक्ट है जो महानदी बेसिन पे बना हुआ है, ये कंजर्व करता है वाटर को फ्लड कंट्रोल के थ्रू ना, फ्लड कंट्रोल करता है। मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है ना, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च किए गए, ये क्या है, इंटीग्रेट के वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच के थ्रू, है ना। भाई इसको वाटर मैनेजमेंट अप्रोच को भी लिया गया, मल्टीपर्पज के बाद वाटर भी मैनेजमेंट करना है, तो वाटर रिसोर्सेज को बैलेंस करना है ना। क्योंकि ये क्या करेगा, नेशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को क्या करेगा, एक तरीके से इंक्रीज करेगा। और जो कॉलोनियल पास्ट से हमें क्या है, प्रोटेक्ट, क्योंकि देखो मल्टीपल पर्पज प्रोजेक्ट से क्या है, सिर्फ आपको इरिगेशन या फ्लड से ही बनेगा, जॉब भी तो देगा ये, एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट करेगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सीधी सी बात है कि इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स को क्या कहा था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इवन उन्होंने इंटीग्रेट किया था डेवलपमेंट एग्रीकल्चर को एंड विलेज इकोनॉमी को विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। सीधी सी बात है, क्योंकि वो ये कहते थे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्यों कहते थे, बिकॉज वो बोलते थे कि ये क्या है, इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी, भाई विलेज इकोनॉमी को भी बढ़ाएगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पे, क्योंकि वाटर इजिली मिल जाएगा, तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी वहाँ पे, और फिर वहाँ पे अर्बन इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो ये चीज आता है, देखो डैम, अब थोड़ा सा डैम का डेफिनेशन याद करें। डैम क्या है, ये बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो, रिटार्ड द फ्लो मतलब स्लो कर देता है फ्लो को, ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट, ठीक है। डैम्स क्या है, एक तरीके से रिजर्वायर की तरह काम करता है rather देन स्ट्रक्चर। मोस्ट डैम्स सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे और वियर ओवर, है ना, जिसको कि इंटरनल वाटर विल फ्लो आइदर इंटरमिटेंटली और या कॉन्टिन्यूसली, इंटरमिटेंटली रुक रुक के या कॉन्टिन्यूसली फ्लो कराएगा, है ना। डैम्स क्लासिफाइड होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इंटेंडेड पर्पज या हाइट के ऊपर। सब बात की जब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और द मटेरियल यूज, डैम को क्लासिफाइड किया जाता है टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम, मैसोनरी डैम, है ना,
ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स के फॉर्म में होता है। हाइट के हिसाब से भी कैटेगराइज किया जाता है, जैसे मेजर डैम्स है ना, और मीडियम डैम्स होते हैं और हाई डैम्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स भी आप हाइट के हिसाब से भी डिवाइड कर देते हो। तो एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड हो गया, ठीक है, एक आपका मटेरियल यूज के ऊपर डिवाइड हो गया, और एक आपका हाइट के, तीन तरीके से डैम्स को डिवाइड किया जा सकता है। अब बात की जाए कि रिसेंट ईयर्स में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और जो लास्ट डैम है, ये ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन में आ चुका है। उसका रीजन क्या है? भाई देखो, मैंने बोला ना कि ये सबसे अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी, इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है। देखिए, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि जब भी आप रेगुलेटिंग या डैमिंग करते हो रिवर को, तो नेचुरल फ्लो जो होता है वो रुक जाता है वाटर का। उसकी वजह से पूरा सेडिमेंट फ्लो आता है ना, और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, रिजर्वायर का एक्सेसिव, रिजर्वायर के जो बॉटम में अगर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिट्टी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉकी स्ट्रीम बेड बन जाएगा, और पुअर हैबिटेट हो जाता है रिवर्स एक्वाटिक लाइफ के लिए, ठीक है। डैम आल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फॉना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। जनरली क्या है कि एक्वाटिक जो फना होता है ना, वो मूव नहीं कर पाते, क्योंकि डैम में आ जाता है, डैम बीच में आ जाता है, तो उनके ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है, उनके माइग्रेशन को रोक देता है, स्पॉनिंग के लिए रोक देता है, ये चीजें आती है। रिजर्वायर्स जो है क्या करता है, क्रिएट करता है फ्लड प्लेस आल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेस्टर्न। अब क्या था, आप पानी रोक रहे हो, पानी रोक रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने रोका कि भाई बाढ़ आना है, बाढ़ आना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बारिश होती है, इतनी बारिश होगी, अगर आप अब नहीं खोला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जब ये खोलेंगे तो फ्लो ऑफ वाटर एक्सेस मात्रा में आएगा, हो सकता है कि वहाँ के जो भी वेजिटेशन हो, ठीक है, उसको क्या कर दे, वो डिस्ट्रॉय कर दे, क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, है ना। तो सॉइल लीडिंग टू डिकम्पोज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और सॉइल भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये चीजें आती है। जैसे अगर आप देखो सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा रिवर गुजरात में बना हुआ है, ये लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है इंडिया का, 4 स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, है ना। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट पे अगर आप देखोगे कि ये किसके लिए था भाई, सर, अब देख रहे हो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तो ड्रॉट प्लेन एरिया और डेजर्ट एरिया की रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है 18.45 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को, 3112 विलेज ऐड ऑन हो जाते हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, और इरिगेट कितने को करता है, टू, यहाँ पे आपको 2,46,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। स्टैटिक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारमर एंड जलोर राजस्थान, उसको भी क्या करता है, इरिगेट कर देता है। इवन 37,500 हेक्टेयर इन द ट्राइबल हिली ट्रैक्ट ऑफ महाराष्ट्र, उसको भी क्या कर दे रहा है, लाइक इरिगेट करता है। कितनी बड़ी बात है। अगर आप 75% में तो गुजरात देखो, वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, ठीक है, और पूरा इंटायर अगर गुजरात की बात करी जाए, राजस्थान की, तो वो भी क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया, लेकिन यहाँ पे वाटर इजिली एक्सेसिबल हो पा रहा है ड्यू टू सरदार सरोवर डैम, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इरिगेशन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन जो खेतों में सिंचाई होती है, क्या होती है, सिंचाई होती है। जो फार्मर है ना, वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वाटर इंटेंसिव, मतलब वाटर एक्सेस यूज ऑफ वाटर और कमर्शियल क्रॉप के को ग्रो कराना, जिससे कि पैसे अच्छा कमाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जब आप वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप की तरफ जाओगे, तो आप फर्टिलाइजर भी यूज करोगे, ठीक है, और वाटर इंटेंसिव भी बढ़ेगी, है ना। तो उसकी वजह से सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल इंक्रीज हो रहा है ना, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि इंश्योर करता है कि प्रोटेक्टिव इरिगेशन सभी फॉर्म्स को मिल पाए कंट्री के अंदर, ठीक है, जिससे कि रूरल प्रोस्पेरिटी आए, क्या है, रूरल प्रोस्पेरिटी आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इसी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेके आए, जिससे कि जो पुअर फार्मर्स है उनको अच्छे से पानी मिल पाए। अगर बात करिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि क्या है, इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये है कि इनहेंस करना फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फॉर्म, फॉर्म पे इजीली पानी मिल पाए खेतों में। कल्टीवेबल एरिया को बढ़ाना है एशोर्ड इरिगेशन के अंदर, ठीक है। ऑन फॉर्म वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जिससे कि वेस्टेज क्या रिड्यूस हो, इंक्रीज हो एबिलिटी बोथ इन ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट, ठीक। अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज की जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, ठीक है, भाई इंट्रोड्यूस किया जाए सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। तो ये प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना का, कृषि सिंचाई योजना का टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कृष्ण गोदावरी डिस्प्यूट के बारे में।
जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में होता है। इसमें क्या है कि इट्स रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज पर्पज प्रोजेक्ट। दिस विल रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लो। अभी क्या है कि महाराष्ट्र ही कोयना के वाटर को यूज कर पा रहा है, क्योंकि कर रहा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, जो कि डाउनस्ट्रीम फ्लो को रोक दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को। तो इस वजह से इनके बीच में क्या चलता है, डिस्प्यूट चलता है ना, डिस्प्यूट चलता है। जनरली आप देखोगे कि डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है कंट्रोल फ्लड्स, है ना, फ्लड को। लेकिन यही क्या है, ट्रिगर, ये फ्लड ट्रिगर करता है ड्यू टू सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन बढ़ता, जैसे देखो बारिश हुई, मतलब पानी बढ़ता जा रहा है, अभी डैम है, डैम क्या करेगा, उसको फ्लो नहीं होने देगा, तो वहां पे क्या होगा, वो जो उसके साथ सॉइल आए हुए हैं या जो भी वेस्ट मटेरियल, वो नीचे इकट्ठा होते जाएंगे। एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से रिजर्वायर को कवर कर देंगे, और जब कवर कर देंगे तो फ्लो ऑफ वाटर, फिर फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जो होता है अनकंट्रोलिंग फ्लड करने में बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या है, फेल रहे हैं, जब एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है तो। ठीक। फ्लड जनरली सिर्फ डिवास्टेटेड लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए नहीं आते, ये एक तरीके से सॉइल इरोजन भी करता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन भी होता है, क्योंकि सिल्ट का क्या होता है, सेडिमेंट इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक। और नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर दैट प्रॉब्लम द लैंड डिग्रेडेशन। और ये जनरली देखो, इससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज तो करते हैं, लेकिन इससे मैक्सिमम तो लॉस ही हो जा रहा है ना, लाइफ की लॉस हो जा रही है, प्रॉपर्टी का लॉस हो जा रहा है। ठीक है, सॉइल इरोजन होता है बारिश की वजह से। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट जो है इंड्यूस कर, अर्थक्वेक भी इंड्यूस करता है, मतलब अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ा देता है, वाटर बाउंड डिसीज बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रेश वाटर का मूवमेंट नहीं होता ना, वो रुक गया होता है एक जगह पे। पेस्ट एंड पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर यूज करने से। तो ये चीजें आ जाती है। अभी देखो इसमें मैप में देखोगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्स एंड डैम दिखेंगे। हीराकुड है, ठीक है, रिहांद है, आपका तिलैया, कोनार, पंचेत, मैथुन, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, गोदावरी, सरदार सरोवर, कोयना, ये है आपका कोयना। ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, इसकी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीधी सी बात है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब समझ, तो रेन वाटर का हार्वेस्ट करना मतलब उसको प्रिजर्व करना, जिससे कि क्या हो कि ये ड्रॉट प्रोन एरिया में जनरली यूज होता है, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश नहीं होती अच्छी खासी, वहां पे इनका यूज किया जाता है। जो जनरली क्या है, सोशो इकोनॉमिकली इन्वायरमेंटली वायबल है। क्या है, वायबल है। इंडिया के, हमने एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बने होते हैं, है ना, वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशंस भी थे एंशियंट हिस्ट्री में, जिससे कि वाटर का यूज करता है। देखो उस टाइम एंशियंट हिस्ट्री में भी वाटर स्कैरसिटी से बचने के लिए लोग क्या क्या टेक्निक्स नहीं यूज किए गए, जैसे हार्वेस्ट किया रेन वाटर को, ग्राउंड वाटर को, रिवर वाटर को, फ्लड वाटर को। ठीक है, लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन में फिर वाटर की नीड को क्या किया गया, फुलफिल किया गया। जब आप माउंटेन्स और हिल रीजन की बात करें, तो पीपल जो होते हैं डाइवर्जन चैनल गुल्स और कूल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर यूज करते हैं ना, गुल्स और कूल्स, जिससे कि पानी का वो यूज करता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जनरली वहां पे होता है जहाँ पे बारिश कम होती है, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर का एरिया है ना, उसको क्या लगता है एकदम साफ सुथरा रखा जाता है बारिश होने से पहले पहले। जब बारिश होती है तो वो पानी स्टोर होकर फिर वो कहाँ जाता है, ग्राउंड लेवल पर जाता है, मतलब ग्राउंड में एक टंकी होती है वहां पे जाता है, फिर वहां से उसका यूज होना घर में शुरू होता है ना। तो इस तरीके से काम करता है। अगर एरिड और सेमी एरिड रीजन की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड जो है कन्वर्ट किसमें होगा, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। भाई सीधी सी बात है, that allow to water to stand and moisten the soil like Khadins in Jaisalmer and Johad in other part of Rajasthan। कंजर्व करना, ठीक है, जितना ज्यादा कि रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसको वाटर को रोक पाए और वहां की सॉइल को इंक्रीज कर पाए, टाइमिंग टू टाइमिंग क्या करके, वाटर देकर। ठीक है, सॉइल को। ये आपका फ्लड्स का केस है, कौन कौन से सेफ्टी लेने चाहिए और ड्यूरिंग फ्लड टाइम क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने बात की सेमी एरिड एरिया ऑफ राजस्थान, जैसे कि बीकानेर की, फलोदी की, बारमर की, इस सारे हाउस में क्या होता है, अंडरग्राउंड टैंक्स होंगे। ठीक है, ये टैंकार्स होंगे जिससे कि क्या वाटर को स्टोर कर पाए, है ना। टैंक्स कैसे होंगे, बिग रूम के जितना बड़ा होते हैं। एक हाउस जो फैलोदी है उस डेट वाज 6.1 मीटर डीप, कितना मीटर डीप, 6.1 मीटर डीप।
4.2 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2.44 मीटर क्या है, वाइड है। मतलब देख रहे हो पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पानी का अपने यूज के लिए किस तरीके से किया जा रहा है। टंग जो टैंकाज है वो वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के पार्ट है। ये जनरली कहाँ पे बन जाता है, मेन हाउस या कोर्टयार्ड में बनाया जाता है, ठीक है, जिससे कि पानी इजिली उस टंकी में जा पाए छत से। रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वाज स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड टैंक्स, है ना। तो जो फर्स्ट वाला ट्रेन विल नॉट, पहली जो बारिश होती है ना वो कभी भी कलेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एसी ट्रेन होता है। क्या होता है वो एसी, तो उससे क्या होता है, छत तो पाइप साफ होती है, देन आफ्टर उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाता है। देखो आप, रिचार्ज थ्रू हैंडपंप का केस है, रिचार्ज थ्रू एब्डोन डगवेल का केस है, ठीक है। अब बात करते हैं रेन वाटर को स्टोर कहाँ पे, टैंक्स में किया जाता है ना, जिससे कि क्या होता है कि ड्रिंकिंग वाटर इजिली रिलायबल हो जाता है यूज करने के लिए, जहाँ पे पानी क्या है जनरली नहीं होता। तो समर के टाइम पे बात करते हैं, राजस्थान में पानी की कमी होती है, बट जब आप रेन वाटर को बचा लेते, प्रिजर्व कर लेते हो, तो वो फिर आपके लिए काम करता है। रेन वाटर या पालर पानी इज कॉमनली रेफर टू इन दिस पार्ट्स, है ना, जिसको कि नेचुरल वाटर कहा जाता है। बहुत सारे हाउस कंस्ट्रक्ट एंड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइन करते हैं टैंक को, कि जिससे कि क्या हो, समर हीट से बचा जा सके, है ना। ये सीधी सी बात है कि घर है ना, उसको अगल बगल तो जो टैंकी है वो उसके साथ जोड़ दिया था कि पानी उसके अंदर रहेगा, तो वो क्या करेगा, उस रूम को भी, साइड वाले रूम को भी क्या करेगा, ठंडा रखेगा। तो इसके लिए भी यूज लोग करते हैं। तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे यूज होता है, शिलोंग में, मेघालय में। क्यों, क्योंकि अब आपको एक और चीज बता दो, चेरापूंजी जो मैसूरम है ना, से वो कितनी दूरी पर है, 55 किलोमीटर पर। तो वहां पे तो पानी सबसे, बारिश तो सबसे ज्यादा होता है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि वहां पे सभी घरों ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। 15 to 25% टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस होल्ड कम फ्रॉम रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। 15 से 25% तक जो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन कर देता है, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अगर हम बात करें, एक मिनट देखते हैं कितना बचा, बस हो गया। कि वेस्टर्न राजस्थान का केस लेके चले, है ना, वहां पे आप देखोगे कि प्रैक्टिस ऑफ जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, वो डिक्लाइन होती जा रही है ना। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे पेरिनेल इंदिरा गांधी कैनल बना है, जहाँ से आपका पानी इजिली मिल जाता है, उनको प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे घर है छोटे छोटे जिन्होंने मेंटेन किया हुआ इन टैंक्स को, है ना, क्योंकि वो टेस्ट ऑफ जो टैप वाटर है ना, उसका टेस्ट उनको पसंद नहीं होता, दैट्स वाई वो क्या करते हैं, फ्रेश वाटर का यूज करते हैं ना। बहुत सारी जो पार्ट है रूरल अर्बन एरिया की, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेसफुली क्या होगा, अडाप्ट कर लिया गया स्टोर एंड कंजर्व करने में। जैसे हम गेंडाथुर की बात करें, एक बैकवर्ड विलेज है मैसूरू कर्नाटका में। विलेज ने वहाँ पे क्या किया, गांव वालों ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लिए अपनी वाटर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे अगर आप बात करिए कि 200 हाउस होल्ड उसने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। विलेज अर्न करता है रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ रिच इन रेन वाटर, यानी रेन वाटर में वो रिच है, ठीक है। ये सेफ केस आता है। गंदाथुर की जो बात करें, एनुअल precipitation 1000 mm है, विथ 18% ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी। 18% क्या है, कलेक्शन एफिशिएंसी है, और 10% क्या है, फिलिंग है। एवरी हाउस क्या है, कलेक्ट करता है अबाउट 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। 50,000 लीटर का पानी क्या है वो सेव कर लेते हैं। और फ्रॉम द 200 हाउस, द नेट अमाउंट रेन वाटर एनुअली अमाउंट टू 1 लाख लीटर तक पानी क्या है, सेव कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये भी आप देख रहे हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जांपल है। तमिलनाडु क्या है, फर्स्ट स्टेट है जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी किया गया सभी घरों के लिए। और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसको क्या है, डिफॉल्टर मान के पनिश किया जाएगा। तो देखो ये बम्बू ड्रिप इरिगेशन है, आप देखो मेघालय में है, 200 ईयर ओल्ड सिस्टम है ये, ठीक है। और जनरली क्या है कि 18 to 20 लीटर वाटर एंटर करता है बैम्बू पाइप सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट कर देता है 100 of मीटर्स तक, ठीक है। तो ये इसका फायदा है, रेड्यूस 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट, ये क्या करता है, रेड्यूस कर देता है। पिक्चर 2 भी आप देखोगे तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे क्या है, इरिगेशन किया जाता है। तो आई होप आपको वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर समझ में आया होगा, एंड थैंक्स टू ऑल।